नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन डेप्थ स्टडी चैनल में। आज हम 15 करंट अफेयर के क्विज डिस्कस करें। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल में लगातार बने रहते हैं तो आपका हर एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्विज, अभी हाल ही में समाचार में चर्चित हायाबुसा 2 परियोजना है। ऐसे एग्जाम ये वन लाइनर फैक्ट पीसीएस में, यूपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं और इनको आप बस फैक्ट यही याद रखना है किस एजेंसी का ये है और ये क्यों चर्चा में था। तो सबसे पहले तो हायाबुसा कहाँ की एजेंसी का? जापान की जाक्सा एजेंसी का। ठीक है, जैसे पहले अब क्यों न्यूज में था? क्योंकि वाणिज्यिक, ये फर्स्ट ऑप्शन देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाणिज्यिक अनुप्रयोग करने वाले ईंधन का विकास। और ये इसका मतलब हायाबुसा क्यों इतना न्यूज में रहता है काफी दिनों से? हायाबुसा में मेन चीज ये है कि ये क्षुद्रग्रह रुगियो को 1 वर्ष पूर्व ये छोड़ा गया था रुगियो के लिए पूछा। जैसे इसके अलावा एमसीक्यू पूछा जाए, दूसरा एमसीक्यू कि हायाबुसा क्यों न्यूज में किस ग्रह के लिए छोड़ा गया है, तो वो जापान की एजेंसी का जाक्सा का है और एक क्षुद्रग्रह रुगियो के लिए छोड़ा गया है। यही मेन है, इसके लिए यही याद रखना, यही पूछा जा सकता है और बाकी पूछने की संभावना बहुत ही कम है। या हम वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा। नहीं, बाकी तो बहुत सी वेबसाइटों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता के आपको एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाता है ताकि आप एग्जाम के दिन डाइवर्ट रहें कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, मगर यहाँ पे आपको लिमिटेड सामग्री ही मिलेगी। ASEAN+3 में निम्नलिखित में कौन से देश सम्मिलित हैं? अभी आपको देखना है कि इसमें कौन से देश सम्मिलित हैं। दूसरा है जैसे कि डी ऑप्शन दिखाया गया है, पहला और तीसरा। अभी क्या हाल फिलहाल में जैसे ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इस वजह से आया क्योंकि हमने RCEP ज्वाइन नहीं की है, तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में आया है। और RCEP से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये इसमें कितने देश हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि किस लिए RCEP किस लिए इतना न्यूज़ में था, क्यों इतना हम भारत के लिए मायने रखता है। ये सब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पीटी में बस यही कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी है और क्या कौन कौन से इसमें देश सम्मिलित हैं। ASEAN+3 में जैसा कि हमने ऑप्शन देखा था, इसकी व्याख्या ये है कि मेनली भारत ने भी छोड़ दिया आसियान। तो ये आसियान किसके बीच, यहाँ पे हम भारत का ऑप्शन कट करेंगे तो हमें पता चल जाए कि ये चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोगात्मक संबंध के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ASEAN+6 में सम्मिलित है भारत, क्योंकि आसियान बहुत ही साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही और ग्रुप है और ये न्यूज़ में भी बहुत पूछा जाता है और एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिए गए हैं कि बेडेक्विलिन, प्रीटोमेडिन और लाइनज़ोलिड, इन 3 दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले तो इसमें आपको जैसे बहुत लगेगा कि ये क्या दवा है, किस लिए न्यूज़ में था, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम संभावना होती है कि पूछा जाए। बस ये है कि पीसीएस में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या तो आजकल यूपीएससी में जैसे कि ये नाम दे देता है, ये निम्नलिखित में क्या उर्वरक है, ये क्या है, तो ऐसे इसी हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। इसमें मेन है कि 6 रोग का मतलब इंग्लिश में कहते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और इससे बहुत लोगों की, और हमारा भारत का टारगेट क्या है कि टीबी हम कब तक एलिमिनेट करेंगे? 2025 तक। ठीक है, तो इसीलिए टीबी काफ़ी न्यूज़ में। इसमें हमें और क्या ध्यान रखना है, और यह ध्यान रखना है हमें इस टीबी से रिलेटेड कि भारत का क्या टारगेट है और WHO का क्या टारगेट है। चलिए आगे देखते हैं। ये टीजर लोन है, अब ये बहुत ही चर्चा में, जैसे आजकल यूपीएससी का भी यही तर्ज हो गया है कि वो न्यूज़ में कोई एक शब्द रहा उसको उठा के इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पिछले इस ईयर पूछा गया था कि ये CO2 को मानकीय मूल्य, मतलब कैसे CO2 को हम डिफाइन करेंगे कि CO2 कितना हार्मफुल अपनी कंट्री में हो रहा है, या मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में कैसे उसके कैसे हार्म कर रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वन लाइनर और सिर्फ शब्द दे दिए गए, उसका मतलब पूछ लिया गया है। तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन ऋण, इसका पहला टीजर लोन समझेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसकी संभावना थोड़ी कम होती हो सकता है,
मगर इसको अगला ऑप्शन जैसे देखें, ऋण की जिसकी पहले कुछ वर्षों के लिए ब्याज दर कम होती है तत्पश्चात ब्याज दर में वृद्धि की जाती है। रेपो दर में कम ब्याज दर पर समाज के कमजोर वर्ग को प्रदान किया गया ऋण, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को प्रदान किया गया ऋण। इसको आप तभी बता सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट पता हो। आप इसमें ऐसा कोई गेस नहीं लगा सकते कि नहीं इसके मतलब इंट्यूशन किसका यही होगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको या तो आता है या तो नहीं आता है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन सही है। जैसे ऋण पहले कुछ वर्षों के लिए ब्याज दर कम होती है तत्पश्चात ब्याज दर में वृद्धि होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला चलते हैं अगले में। जैसे अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रतिदिन नई भंडारण क्षमता के विस्तार की आवश्यकता को प्रेषित कर रहा है। निम्नलिखित में से डेटा साइज या डेटा स्टोरेज का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही अवरोही में बहुत ही गलत होता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना आरोही का मतलब क्या है, अवरोही का मतलब क्या है। मतलब क्वेश्चन ही बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने मिसलीड या गलत तरीके से क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन की सही होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो चलो पहले देखते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं क्या दिखाना है। आरोही क्रम के बारे में बताया गया। ये कौन सी डेटा साइज जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कि इसके जीबी है, ये 1 TB की ये हार्ड डिस्क है, या 1 TB, ये सब चीज़ें टीबी को ही टेराबाइट कहते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग नॉर्मली सब में प्रयोग करते रहते हैं, तो उसी को लिखना। जैसे यहाँ पे टेराबाइट, एक्साबाइट, पेंटाबाइट और जेराबाइट। तो यहाँ पे जैसे 1 सबसे पहले हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जीबी के बाद टीबी की, हाँ भाई इतने टीबी की ये है, तो पहला ही पता है कि पहला क्या होना चाहिए, टेराबाइट होना चाहिए, इसलिए पहला। मगर इसमें सारे में जिसे चारों ऑप्शन अगर देखें तो सब में पहला ही है, तो यहाँ पे संभावना बहुत ही कम हो जाती है कि आपको अगर ये सिर्फ आता है तो आप क्वेश्चन सही कर पाए। आप फिर दूसरे एग्जाम देखते हैं कि तीसरा पेंटा, टेरा मतलब, फिर इसके बाद पेंटाबाइट, और फिर इसके बाद एक्साबाइट, जेटाबाइट। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। जैसे कि यदि यहाँ हमने सारा दे दिया कि नॉर्मली हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। जैसे किलोबाइट है, बाइट का मतलब 8 बिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता। यहाँ पे किलोबाइट का जैसे किलोबाइट का मतलब दिया गया है, फिर मेगाबाइट दिया गया है, जीबी जो हम लोग गीगाबाइट कहते हैं, फिर टेराबाइट दिया गया है, टेराबाइट का, और पेंटाबाइट दिया गया है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो बाइट की पावर में है। जैसे किलो में हम लोग 3 मतलब 10,000 में होता तो 10⁻3, और यहाँ पे इसका बाइट, यहाँ पे बाइट का मतलब 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 10 की पावर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, यहाँ देखो 10 की पावर से मेगा हो जाता, और यहाँ गीगा 10⁻9 और 10⁻12, ये टेरा हो गया। पेंटा यहाँ पे नाम से जैसे पेंटा 15 पता चल रहा है, एक्सा 18, जेटा 21, योटा 10⁻24। और ये ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे हम लोग आज तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं, और हमें ऐसा अगर इसे तैयार करना तो हम ये जितनी भी नदियां हैं तो एक बार बैठ के सबका मैप और सबकी ट्रिब्यूटरी बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, फिर जो भी क्विज आए उसे अच्छे से सॉल्व करते गए। ये तो इस रिवीजन पर्पज से है कि आपका तैयार है या नहीं। आप अगर तैयार ऐसे एक एक क्विज से तैयार करेंगे तो बहुत मुश्किल, आपको सभी जितनी भी नदियां एक साथ एक बार तैयार कर लेना और अच्छे से नोट्स तैयार करना। जब भी एग्जाम है उन्हें रिवाइज अच्छे से करना और आगे चल देना है। चलिए हम ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तीस्ता के समान है, लेकिन यह असम से होकर बहती है। अब तीस्ता जैसे हम जानते हैं, तीस्ता नदी के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीस्ता कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा गया है, ये बांग्लादेश की सीमा से जाती है या मध्य से होकर जाती है। तीस्ता जल विवाद चलता है बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो तीस्ता का स्रोत सिक्किम से है, और यहाँ के जो ब्रह्मपुत्र का स्रोत है ये ब्रह्मपुत्र आती चाइना से, चाइना के से लेकर जैसे यांगपो नदी कहते हैं, यहाँ से ये सियांग नदी के रूप में प्रवेश कर जाती है।
और फिर इसके यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम से होके बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर चला था। इसकी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी हमें याद कर लेना है, ठीक है। जैसे अब इसमें लिखा हुआ, जैसे हमने डिस्कशन में दे दिया कि कौन से ग्लेशियर से आता है, कौन सी घाटी क्या है, और ये हमारे जैसे इसमें मैप दे दिया कि इसको कहाँ से निकली है, कैसे होके आती है। ये देखिए यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे दर्रे से होके यांगयाब दर्रे से होकर एंट्री हुई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम के बाद ये यहाँ पे बांग्लादेश। और इसके क्या दो तीन चीज़, एक तो नाम पूछा जाता है कि इसके बांग्लादेश में जैसे जमुना कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कह दिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, सियांग। तो इस तरह इनका नाम भी है। और साथ में इसके लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी तैयार कर लेना है कि इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी कौन है। यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है। जैसे तीस्ता नदी कहाँ से, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से है। अब आप इस तरह अगर एक उसका तैयार करेंगे कि कौन से ग्लेशियर से क्या है तो नहीं, मगर ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट से निकलती, कहाँ से निकलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये असम घाटी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र के रूप में दक्षिण में रहती है, और दक्षिण में बांग्लादेश के माध्यम में जमुना में बहती है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इसमें यही डिस्कशन में यही लिखा होगा। आगे चलते हैं। और जैसे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी खासकर यूपीएससी में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि ये स्पीसीज कहाँ पाई जाती है। स्पीसीज के बारे में जैसे हमारे सिलेबस में एक अलग से दिखा गया कि जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें सबसे, अब किसी भी जीव जंतु हो तो उसमें अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड है तो इनका पहले पता होना चाहिए इसका हैबिटेट क्या है। अगर इसका हैबिटेट है तो मैक्सिमम हैबिटेट से के आसपास की एरिया पूछ लेती है। जैसे कि ये इसमें सेकेंड ऑप्शन देखो, इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है। एक्चुअली मुझे इरेज करना पड़ेगा लग रहा है ऐसे। एक्चुअली में कोई नहीं, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन मैक्सिमम नदी से जैसे पता चल रहा है कि कौन सी नदी में, इरावदी नदी कहाँ की है इसके बारे में जानना। इरावदी जैसे म्यांमार में बहती है, म्यांमार से होकर बहती है। तो इरावदी जिस नाम से पता चल रहा है, ये भारत में मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, चिल्का लेक के पास पाई जाती है या उड़ीसा में पाई जाती है। चंबल में इसकी पाए जाने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो हम लोग 1 और 3 में पहुंच जाएंगे। तो हमें ये जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ का कि कहाँ पे पाई जाती है या कौन सी नदी कहाँ, मतलब कौन से जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं। बस ये मेजर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं, उनका हैबिटेट पता होना चाहिए। अगर उनका हैबिटेट पता है तो फिर आप मतलब आंसर देने की स्थिति में होंगे। नहीं, आप हर जीव जंतु का याद करेंगे तो फिर आपके लिए बर्डन भी होगा और आप फैक्ट ही याद रखते रहेंगे, करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में कभी नहीं पढ़ेंगे। अगला चलते हैं। इस्लामिक सहयोग देशों, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जैसे कि ये हिंदी है, आप जानते हैं कि यूपीएससी और सब जगह हिंदी ट्रांसलेशन में बड़े थोड़ा अजीब गरीब शब्द प्रयोग होते हैं, मगर हमें ऐसे शब्दों से काफ़ी तरह से प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमें बहुत अजीब ना लगे कि हम पता लगा एक बार हिंदी पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आया, फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं फिर समझ में आता है, फिर आंसर दे रहे हैं, तो इस तरह टाइम ज़्यादा हो जाता है, टाइम बहुत लग जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा, मतलब हमें शब्द के नॉर्मली हिंदी में कौन सा ट्रांसलेशन प्रयोग करता है यूपीएससी, कौन से हिंदी में शब्द प्रयोग करता है। इसलिए हमें यूपीएससी के हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसका स्थायी सचिवालय सऊदी अरब की जेद्दा में, बिल्कुल सही। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार यूपीएससी पूछ लेती है। ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कभी लगता है कि इसमें तो देशों की संख्या कम है या इसमें देशों के सदस्यों की संख्या कम है, इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। तो सदस्यों की संख्या से मतलब नहीं, अंतर सरकारी मतलब सरकार यहाँ पे एक्टिवली खुद सरकारों ने इनको मिलके, जैसे यूएन को सरकार ने मिलके बनाया है, इसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सी सरकारें आके एक साथ अपनी कॉपरेशन के लिए मिलकर बनाती हैं। और अरब इसराइल युद्ध के बाद बनाया गया है, बिल्कुल सही, 1969, ठीक है।
57 देश, और इसमें पूरी डिस्कशन में पूरा दिया गया है आंसर में कि कैसे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। आगे चलते हैं। जैसे हाल ही में वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस समाचार में था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल सही। इसके अब ये क्या है, सबसे पहले अगर आप ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए हमें कि ये किसके बारे में, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, पहली चीज। दूसरी बात, वन हेल्थ की कॉन्सेप्ट क्या है। तो एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी माइक्रोबियल मतलब कोई भी जैसे एंटीबॉडीज है या उसका प्रयोग करते हैं, लगातार उसका प्रयोग करते रहे, तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वो एंटीबॉडी हमारे प्रतिरोधक जो भी जीवाणु होते हैं उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं, और फिर उस दवा का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल, या माइक्रोबियल को मारने के लिए जो था उसके प्रति रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलो और इसका ये देखते हैं कि क्या क्या है। ये जैसे यहाँ पे ध्यान दो कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हैं, और इसको कहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने का सबसे अच्छा सेकंड मतलब सबसे पहले क्या है कि सबसे छोटे ऑप्शन में ध्यान जाना चाहिए कि हाँ, जैसे ये FAO है, OIE है और WHO के प्रमुख समूह के पदेन सदस्य हैं। तो अगर तुम्हें पता है मतलब इसके बारे में तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें ये तो पता ही इसके सदस्य के पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं। और भी जब अगर WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है, और जैसे अब यहाँ FOA क्यों काम करेगी, FOA इस वजह से काम करेगी क्योंकि यहाँ पे ये अगर एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हेल्थ से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी सबसे रिलेटेड खतरा हो जाएगा। तो FOA मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब खाद्य कृषि संगठन FOA, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसका मतलब एनिमल हेल्थ और एनिमल हेल्थ, क्योंकि ये जो एंट्रोमाइक्रोबियल है सबको परेशान करता है। तो ये पता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही है तो इसका मतलब हमें सी ऑप्शन पहले ही कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या, अगर ये इसके बाद हमने पहला देखा ये बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजदे द्वारा शायद अध्यक्षित की गई थी। ये आप तभी बता सकते हैं कि जब आपने न्यूज़ में से पढ़ रखा हो। ठीक है, अब इसके बाद इस समूह का उद्देश्य सूक्ष्म जीवियों दवाइयों का संरक्षण करने तथा सूक्ष्म जीवियों प्रतिरोधक क्षमता के विनाश परिणामों से बचने हेतु वैश्विक ध्यानाकर्षण व युवा कार्यवाही को उत्प्रेरित करता है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है तो आप ये यहाँ पे देखिए कि उद्देश्य दिया गया, उद्देश्य इनका बड़ा वेग रहता है, बहुत नैरो उद्देश्य नहीं हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जो सबमिट होगा उसका बहुत ही नैरो उद्देश्य नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एंट्रोमाइक्रोबियल से पता चल रहा है कि ये उनके सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है। तो इसका देखिए पढ़ के ध्यान से पढ़ो तो पता चल जाता है कि तीसरा ऑप्शन तो अमूमन सही होना ही चाहिए। सूक्ष्म जीवी रोधियों दवाइयों का संरक्षण करने तथा सूक्ष्म जीवी रोधी प्रतिरोधक क्षमता के विनाशकारी परिणामों से बचने हेतु वैश्विक ध्यानाकर्षण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। तो इसमें मेन चीज दूसरा तीसरा तो आप तो करेक्ट कहेंगे बिल्कुल सही है, मगर ये आप तभी बिल्कुल एग्जैक्ट होकर सही लगा सकते हैं कि जब आपको 50 रहे, आप 50-50 रहे, आप 50-50 रहेंगे और फिर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क तभी लें ऐसे क्वेश्चन में जब आप लगे कि भाई अब बहुत मुश्किल है होने वाला, अब नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब वैसे भी 85 क्वेश्चन के आसपास आपको अमूमन करना चाहिए आज के। चलो अब इसमें डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी मेहनत से जोड़ा गया है। देखिए क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है। अभी हमने जैसे देखा था कि क्षुद्र हायाबुसा प्रोजेक्ट 2 क्या है। हायाबुसा प्रोजेक्ट 2 हमने किसका क्या चीज, दो चीज देखी थी। एक तो कौन सी एजेंसी है, जैसे जाक्सा का है। अब किससे रिलेटेड है तो वो क्षुद्र ग्रह के नमूना लेके। क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है, रूबियो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्षुद्र ग्रह तो पहला इसका मतलब तो सही होगा, जैसे पहला सही होगा। अब ये हमें पहला पता हो गया कि यहाँ पहला सही है, तो इसका मतलब हमारा ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हम 3 में आ गए। अब इसके बाद हम ये क्या कहते हैं फेलुदा परीक्षण क्या है।
अब इसमें आप तभी कह सकते हैं जब आपको पता हो फेलूदा परीक्षण, क्योंकि फेलूदा परीक्षण न्यूज में सुना हो या बहुत वैसे न्यूज में रहता है, जीन संपादन तकनीकी से रिलेटेड। ऑप्शन 2, या तो आप कुछ नहीं ये भर जानते हो टोकामक डिजिटल क्या है। अब यहाँ डिजिटल से तो पता चलेगा कुछ ऑनलाइन या कुछ ऐसा होगा, मगर ये क्रिप्टो मुद्रा होगा ये बहुत श्योरिटी से कहा नहीं जा सकता, मगर आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें। टोकामक कि टोका का मतलब कुछ ऐसे टोकनाइजेशन जैसे है जैसे, तो इसलिए अगर हम ये तीसरा मतलब जानते हैं कि टोकामक डिजिटल ये क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित नहीं है, अगर हम इसे कट करेंगे तो हम एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। जैसे फेलूदा टेस्ट वैज्ञानिकों ने आपने पढ़ा ही है। अब टोकामक क्या, ये देखो, टोकामक एक संलग्न ऊर्जा को नियंत्रित करने हेतु तैयार की गई एक प्रायोगिक मशीन है। क्लियर? और न्यूज में रहेगा तो आपको पता ही होगा। अब इतना ज्यादा टोकामक डिजिटल या कुछ दे दे तो टोकामक तो पता है। टोकामक को पहली बार 1960 के दशक में सोवियत अनुसंधान के अनुसार विकसित किया गया था। तो ये तो बहुत ही पुराना और पता होना चाहिए क्या क्या आता है टोकामक के। परमाणुओं के संलग्न से उत्पादित ऊर्जा को एक विशाल बर्तन की दीवार से उष्मारोधी के रूप में अवशोषित किया जाता है। ड्राई, मुझे लगता है आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कोई नहीं, हम लोग देखते हैं जितना होगा। आज पहला दिन है, फिर इसके बाद जैसा भी लगेगा तो कंटेंट को कम भी करते जाएंगे। जैसे ये आप इस बार का यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन था ये, और ये तभी हो सकता है जब आपने बहुत अच्छे से एक्ट पढ़ा। एक्ट क्या पढ़ते समय क्या ध्यान रखना, सबसे पहला कि एक्ट का उद्देश्य क्या है, पहला। दूसरा कि किस इसके प्रावधान, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है और ये बहुत ही चीज़ों को रेगुलेट करता है। इस एक्ट के अंदर बहुत से जैसे सेंटर जू अथॉरिटी या वर्ल्ड वाइड फंड, मतलब ये क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे ये एनसीबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी नहीं वाइल्ड क्राइम ब्यूरो। तो इसमें ये मैक्सिमम 1972 के तहत एक्ट के तहत बहुत सी संस्थाएं बनाई गई। एक बार 1972 आर्टिकल कि आप मतलब एक्ट के पूरे नोट्स बना लीजिए, लास्ट टाइम एग्जाम में जाते समय उसे देख लीजिए। अब ये बहुत ही डाउट करने वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि आप दो ऑप्शन तो बहुत आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे डी, तंत्र के लिए आक्रामक और हानिकारक हो, आक्रामक और हानिकारक हो, तो ये ऐसा कुछ बात इसमें कही नहीं गई है हमारे 1972 के अनुसूची 6 में से या 1972 के आर्टिकल में से नहीं कहा गया, तो ये तो हो जाएगा। ऐसे पौधों की खेती किसी भी पारितंत्र में नहीं की जा सकती, ये भी बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, किसी भी पारितंत्र में नहीं की जा सकती। यह अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक के लिए तो 1972 आर्टिकल बात ही नहीं करता। एक्ट 1972 का अनुसूची से एक्ट जो है वो कभी बात ही नहीं करता। तो अनुसूची 6 में क्या है कि 6 अनुसूचियाँ हैं, जैसे कि बात की कि हमें अनुसूची 1 में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, दूसरे में प्रोटेक्शन ज़्यादा है मगर सज़ा का प्रावधान कम है, फिर थोड़ा कम सज़ा का प्रावधान। इसी तरह चौथे पाँचवें में दिया गया कि एक में तो है वर्मिंग, किन किन चीज़ों का हम लोग शिकार कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, और लास्ट में ये दिया गया 6वीं में कि किनको हम एग्रीकल्चर के लिए हम कौन से पौधों को उत्पादन कर सकते हैं, कौन सा को नहीं। ठीक है, जिसका ऑप्शन ए सही है, उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ओहो ओहो, देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कितना पूछा गया है, वैसे यहाँ भी पूछा गया है कि 1972 आर्टिकल के अंदर जैसे अनुसूची जो एक्ट 1972 का एक्ट है, कि बहुत ही पुराना और बहुत ही रिलेवेंट एक्ट, इसमें समय समय पर संशोधन तो होते रहे, कोई भी एक्ट इतना समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। संशोधन तो हुआ, जैसे 2006 में इसका संशोधन हुआ, इसके बाद ये संशोधन होते रहे, मगर ये बहुत ही रिलेवेंट एक्ट है, तो इसको एक बार अपने नोट्स में तैयार कर लें। जैसे कि अब क्या है, अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, भारत में अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत कछुआ की प्रजाति को संरक्षण घोषित किया जाता तो इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, देखते हैं। उपरोक्त दोनों 2-3 के संदर्भ में सही है।
दो दिन ये भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थायिक है। ऐसा तो कहीं आर्टिकल मतलब एक्ट में कहा नहीं गया है कि स्थायिक, वो तो संरक्षण की बात करता है कि कौन से जीव का संरक्षण, तो ये तो आप पहले ही अलग कर देंगे, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा तो चौथा नहीं हो सकता है। तो दूसरा, यह जब यह अब जंगली में मौजूद नहीं है, कुछ बंदियों में संरक्षण में और विलुप्त होने के या रोकने के असंभव है। तो जैसे संरक्षण की बात की और उसमें ऐसा भी नहीं, उसमें ये कहा गया है कि इनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा और इनको करने पे दंड के प्रावधान किया गया और भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया। तो इसलिए इसका आर्टिकल फर्स्ट सही, मतलब एक्ट पहला विकल्प सही है। तो हमें अगर ऑप्शन नहीं भी आते तो हम विकल्पों के तहत पहुंच सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, ये क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गीता चलो देख लो क्या है इसके बारे में। ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है। यह भारत सरकार के नीति आयोग, इंटरनेशनल इनोवेशन तथा संयुक्त रूप से प्रचारित किया जाता है। तो पहले बात तो ग्लोबल, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। तो ऐसी संस्थाओं के लिए यह पहले पता होना चाहिए। कोई भी संस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसको देखें कि उसको किसने मिल के बनाया है, कौन कौन से लोग उसको बनाने में, पहला। दूसरा ये देखें कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, प्रॉफिट के लिए, और इसका उद्देश्य क्या है। तीन चीज़ों, इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना कि क्या है, बहुत बड़ी बड़ी पीटी के लिए बस यही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे इसमें दिया गया कि भारत सरकार, तो ये है किसका, तो ये हमारे, ये इसका साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर डीबीटी विभाग है, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। तो इसके अंदर आता है ये। जैसे ये लिखा हुआ क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में एक बार देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कभी ना कभी तो क्विज में आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है, ड्राई स्वैब डायरेक्टर RT-PCR विधि हाल ही में खबरों में थी। हाँ, जैसे RT-PCR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कि भाई कोरोना हुआ, RT-PCR टेस्ट हुआ है, तो हाँ यार कोरोना पॉजिटिव है, उससे ये पता चल जाता है कि क्या है, ये कोई रोग है। तो इसके बारे में से ये ऐसे ही UPSC पूछता है कि आप बहुत न्यूज़ में रिलेवेंट है, आप ये पूछते हैं किसके लिए कर रहे हैं, मगर उसके अंदर के फैक्ट को नहीं जानने की कोशिश करते हैं, और वो वैसे ही पूछ लेता RT-PCR। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए RT-PCR क्या है और ड्राई स्वैब डायरेक्टर। अब इसमें क्या है कि जैसे RT-PCR अगर पता होगा, RT-PCR किसके विकार करते हैं, RNA निष्कर्षण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उसमें RT-PCR में RNA का होता है, यहाँ पे RNA निष्कर्षण की आवश्यकता नहीं, तो ये थोड़ा सरलीकृत हो जाएगा और जल्दी नमूना दे देगा है। मौजूदा RT-PCR विधि का एक संलग्न रूपांतरण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव अ नाइस journey for UPSC preparation examination.